दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी जो थॉमस हार्डी की प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो प्रॉपर चलती हुई आ रही है। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 दोबारा से प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। अब तक का 61वां क्वेश्चन और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और प्लेलिस्ट में जाकर भी अलग अलग राइटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, हार्डी बिगिन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग। हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत और अंत क्या लिखकर किया? पीजीटी 2002 और 2013 में क्वेश्चन आया है। ए नोवेल, बी ड्रामा, सी ऐसे, डी पोइट्री। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पोइट्री। Thomas Hardy began his literary career with poetry and returned to it exclusively after his last novel, Jude the Obscure. He always considered himself more of a poet than novelist, despite his great success in prose. थॉमस हार्डी ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत कविता से की और अपने अंतिम उपन्यास ज्यूड द ऑब्सक्योर के बाद वे पूरी तरह से कविता की ओर लौट आए। गद्य में बड़ी सफलता के बावजूद वे हमेशा खुद को उपन्यासकार से ज्यादा एक कवि मानते थे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे और जो भी एडिशनली क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स होगी वो आंसर में मैं ऐड कर दिया है और वो भी दोनों ही भाषाओं में है, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अबाउट विच नोवेल ऑफ हिज ऑन हार्डी रिमार्क्ड अ डेडली वॉर बेस्ड बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। अपने किस उपन्यास के बारे में हार्डी ने टिप्पणी की? क्या टिप्पणी की? शरीर और आत्मा के बीच छिड़ा एक घातक युद्ध। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया है। ए मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, बी टैस, सी ज्यूड द ऑब्सक्योर या डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूड द ऑब्सक्योर। Hardy made this remark about Jude the Obscure, highlighting the struggle between Jude's intellectual aspirations and his physical desire. The novel is considered his most somber work, exploring the tragedy of unfulfilled aims. हार्डी ने ये टिप्पणी ज्यूड द ऑब्सक्योर के बारे में की थी जिसमें ज्यूड की बौद्धिक आकांक्षाओं और उसकी शारीरिक इच्छाओं के बीच संघर्ष को उजागर किया था। इस उपन्यास को उनकी सबसे गंभीर रचना भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन वॉज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नोवेल? हार्डी का पहला धारावाहिक उपन्यास कौन सा था? पीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया। ए अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी द ट्रम्पेट मेजर, सी द वुडलैंडर या डी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 was Hardy's first novel to be published serially and also the first to bear his name on publication. It draws heavily from his own experiences during his first courtship in Cornwall. अ पेयर ऑफ ब्लू आई जो 1873 में आया था, हार्डी का पहला धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास था और उनके नाम के साथ आने वाला भी पहला उपन्यास था। ये कॉर्नवेल में उनके पहले प्रेम प्रसंग के अनुभवों से गहराई से जुड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ टेसिस इलेजिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नोवेल? हार्डी के उपन्यास में जो टेस नाम का कैरेक्टर था उसके नाजायज बच्चे का क्या नाम था? पीजीटी 2011 में एक क्वेश्चन आया है। ए सौरो, बी अब्राहम, सी पिटी या डी मॉर्निंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरो। द चाइल्ड इज नेम्ड सोरो, सिंबलाइजिंग द पेन एंड मिसफॉर्चून सराउंडिंग हिज बर्थ एंड शॉर्ट लाइफ, हिज डेथ एंड टेस सब्सिक्वेंट क्रिश्चनिंग एंड बुरियल ऑफ हिम और डीपली टचिंग मोमेंट इन द स्टोरी। बच्चे का नाम सोरो यानी कि दुख है जो उसके जन्म और छोटे जीवन के आसपास के दर्द और दुर्भाग्य का प्रतीक है। उसकी मृत्यु और टेस द्वारा उसका नामकरण और दफन तक की कहानी के बहुत ही मर्मस्पर्शी क्षण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट? टेस नाम का जो कैरेक्टर है उसको एंजल नाम का जो कैरेक्टर है उससे अपने अतीत के बारे में बात करने के लिए क्या प्रेरित करता है? पीजीटी 2011 में एक क्वेश्चन आया है। ए Tess realizes that Angel has not read the letter. B John Durnfield advises Tess to tell him. C
एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस, या डी अ मैन फ्रॉम ट्रेंट राइज रिकॉग्नाइजेस हर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस। आफ्टर एंजल क्लियर एडमिट्स हिज ऑन पास्ट सिंस टू टेस, she feel encouraged to share her own history, hoping for his understanding and forgiveness. Ironically, while she forgives him, he is unable to forgive her. यानी कि जब एंजल क्लियर नाम का जो करेक्टर है उसके सामने यानी कि टेस के सामने अपने अतीत के पापों को स्वीकार करता है, तो जो टेस है उसकी कहानी साझा करते वक्त अपने आप को कैसा महसूस करती है, प्रोत्साहित महसूस करती है। और विडंबना यह है कि जहां वह उसे माफ कर देती है यानी कि टेस एंजल को माफ कर देती है, वहीं जो एंजल है उसे माफ करने में असमर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच इज या आर द नोवेल्स बाय हार्डी, इनमें से कौन सा हार्डी का उपन्यास है। पीजीटी 2009 में एक क्वेश्चन आया है। ए ट्रम्पेट मेजर, बी डेस्परेट रेमेडी, सी जूड द ऑब्सक्योर, या डी ऑल ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज एंड जूड द ऑब्सक्योर आर नोवेल्स रिटन बाय थॉमस हार्डी. Each represents a different phase and theme within his diverse body of work. सभी विकल्प ये जो दे रखे हैं वे थॉमस हार्डी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। प्रत्येक उनके विधिक कार्यों के भीतर एक अलग चरण और विषय का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा, हार्डी के महाकाव्य नाटक का शीर्षक क्या है। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए द डायनेस्टी, बी द मेयर ऑफ कास्टरबरी, सी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द डायनेस्ट। द डायनेस्ट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज मोन्यूमेंटल एपिक ड्रामा इन वर्स डीलिंग विद द नेपोलियनिक वॉर्स. It features supernatural spirits who comment on the historical events from a cosmic perspective. द डायनेस्ट नेपोलियन युद्धों से संबंधित काव्य में हार्डी के स्मारकी महाकाव्य नाटक का शीर्षक है। इसमें अलौकिक आत्माएं हैं जो एक ब्रह्मांडी दृष्टिकोण से ऐतिहासिक घटनाओं पर टिप्पणी करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंडर द ग्रीन बुक ट्री इज अ नोवेल बाय, अंडर द ग्रीन बुक ट्री जो वर्क है किसका उपन्यास है। पीजीटी 2009 में प्रश्न आया है। ए थॉमस हार्डी, बी चार्ल्स डिकिंस, सी ठाकरे, या डी जॉर्ज एलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस हार्डी। Written by Thomas Hardy and published in 1872 under the Green Book Tree, is a pastoral comedy and the first of his novels to be set entirely in Wessex. It is a lighter in tone compared to his later tragedies. थॉमस हार्डी द्वारा लिखित और 1872 में प्रकाशित अंडर द ग्रीन बुक ट्री एक ग्रामीण कॉमेडी है और उनके उपन्यासों में से पहला है जो पूरी तरह से वेसेक्स नाम की जो जगह वहां पर सेट है। यह उनकी याद की त्रासदियों की तुलना में हल्का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अबाउट whom does Somerset Maugham say, I am asked to write my reminiscences of a famous novelist. सोमरसेट मॉगम किसके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझसे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के संस्मरण लिखने के लिए कहा गया है। पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए सोमरसेट मॉगम, बी थॉमस हार्डी, सी WM ठाकरे, या डी चार्ल्स डिकन्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस हार्डी। Somerset Maugham is believed to have used Thomas Hardy as the model for the character Edward Driffield in his novel Cakes and Ale 1930. The book explored the gap between a writer's public reputation and private life. माना जाता है कि सोमरसेट मॉगम ने अपने उपन्यास केक्स एंड एल जो 1930 में आया था उसमें एडवर्ड ड्रिफील्ड के पात्र के लिए थॉमस हार्डी को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया था और यह पुस्तक लेखक की सार्वजनिक प्रतिष्ठा और निजी जीवन के बीच के अंतर को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच बुक कंफर्म्ड हार्डी इन हिज प्रोफेशन एज अ राइटर इन 1872? 1872 में किस बुक ने हार्डी को एक लेखक के रूप में स्थापित किया? पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डेस्परेट रेमेडीज, बी अंडर द ग्रीन बुक ट्री, सी द ट्रम्पेट मेजर, या डी जूड द ऑब्सक्योर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडर द ग्रीन बुक ट्री। अंडर द ग्रीन बुक ट्रीज जो 1872 में आया था रिसीव्ड क्रिटिकल acclaim and confirmed Hardy's talent as a novelist of rural life. Its success encouraged him to dedicate himself full time to his writing career.
अंडर द ग्रीन बुक ट्री 1872 को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसने ग्रामीण जीवन के उपन्यासकार के रूप में हार्डी की प्रतिभा की पुष्टि की। इसकी सफलता ने उन्हें अपने लेखन करियर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पैसिमिस्टिक? हार्डी की कौन सी किताब निराशावादी नहीं है? पीजीटी 2003 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। ए ज्यूड द ऑब्सक्योर, बी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, या डी टैश ऑफ द अर्बिबल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो 1873 में आया था इज मोर ऑफ अ पेस्टोरल रोमांस एंड इज नोटेबली लेस पेसिमिस्टिक देन इज लेटर मेजर ट्रेजेडीज लाइक टैस और जूड। इट फोकसेस ऑन अ लव ट्राइंगल विद अ लाइटर दो स्टिल इमोशनल टोन। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज एक ग्रामीण रोमांस है और उनके बाद की प्रमुख त्रासदियों जैसे टैश द अर्बरविल या जूड द ऑब्सक्योर जैसे जो वर्क थे उसकी तुलना में कम निराशावादी है। यह हल्के स्वर के साथ एक प्रेम त्रिकोण पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थॉमस हार्डीज नोवेल अंडर द ग्रीन बुक ट्री इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम। अंडर द ग्रीन बुक ट्री ये जो वर्क है इसको किस नाम से जाना जाता है? पीजीटी 2003 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए द वुडलैंडर, बी द मेलस्टॉक क्वेर, सी द डायनेस्ट, या डी लाइफ लिटिल आयरनी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द मेलस्टॉक क्वेर। Hardly originally intended to title the novel The Maelstrom Queer, referring to the Bleacher choir musician who are central to the plot. He changed it to Under the Green Book Tree before publication. हार्डी का मूल रूप से उपन्यास का शीर्षक द मेलस्टॉक क्वेर रखने का इरादा था जो गांव के चर्च के गायक संगीतकारों को संदर्भित करता है। प्रकाशन से पहले उन्होंने इसे बदल दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डी। जो डायनेस्ट नाम का वर्क है थॉमस हार्डी की क्या है? पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए ये नोवेल है, बी ऑटोबायोग्राफी है, सी लिरिक है, या डी वर्स ड्रामा है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वर्स ड्रामा है। द डायनेस्ट इज अ मेजर वर्स ड्रामा दैट हार्डी कंसीडर्ड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. It is intended for reading rather than performance and uses a vast epic scale to depict historical forces and human destiny. The Dynast एक प्रमुख काव्य नाटक है जिसे हार्डी अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते थे। यह प्रदर्शन के बजाय पढ़ने के लिए है और ऐतिहासिक शक्तियों और मानवीय नियति को चित्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who wrote the line God's not in his heaven, all's wrong with the world? ईश्वर अपने स्वर्ग में नहीं है, दुनिया में सब कुछ गलत है। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी थॉमस हार्डी, सी जीबी शॉ, या डी पीबी सैडी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस हार्डी। These lines are from Tales of the Urbervilles, a pessimistic reversal of Robert Browning's famous optimistic line. They capture Hardy's views of an indifferent or absent deity in a suffering world. टैस ऑफ द अर्बरविल की ये पंक्ति रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्रसिद्ध आशावादी पंक्ति का निराशावादी ब्लूम है। वे पीड़ा भरी दुनिया में एक उदासीन या अनुपस्थित ईश्वर के प्रति हार्डी के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हार्डी इज कॉल्ड, हार्डी को क्या कहा जाता है? पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए क्लासिकल नोवेलिस्ट, बी आइडियल नोवेलिस्ट, सी रीजनल नोवेलिस्ट, या डी एक्सपेरिमेंटल नोवेलिस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रीजनल नोवेलिस्ट। हार्डी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ इंग्लैंड्स रीजनल नोवेलिस्ट. His Wessex novels are deeply rooted in specific landscape and culture of Southwest England, giving theme a unique sense of place. थॉमस हार्डी इंग्लैंड के क्षेत्रीय उपन्यासकारों में सबसे प्रमुख है। उनके वैसेक्स उपन्यास दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के विशिष्ट परिदृश्य और संस्कृति में गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में थॉमस हार्डी ने क्या नहीं लिखा था? टीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए शॉर्ट स्टोरीज, बी नोवेल, सी पोएम, डी प्लेज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवेल्स। आफ्टर द सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ जूड द ऑब्सक्योर इन 1895, हार्डी हैवंट डन नोवेल राइटिंग कंप्लीटली. He spent the last 3 decades of his life focusing exclusively on his first love, poetry.
1895 में जूड द ऑब्सक्योर की गंभीर आलोचना के बाद हार्डी ने उपन्यास लिखना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 3 दशक पूरी तरह से अपनी पहली पसंद कविता पर ध्यान केंद्रित करने में बिताई थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रैश कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूजेस इन। क्रॉस कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम वाक्यांशों का हार्डी किसमें उपयोग करते हैं? पीजीटी 2010 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए रिवल्शन, बी हैप, सी द इम्परसिपिएंट या डी अ मीटिंग विद डेस्पेयर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हैप। These phrases appear in his poem Hap, where the speaker laments that life is ruled by blind chance and coincidence, crash casualty, rather than a divine plan. It reflects his early fatalistic philosophy. ये वाक्यांश उनकी कविता हैप में आते हैं, जहां वक्ता विलाप करता है कि जीवन किसी देवीय योजना के बजाय अंधा संयोग द्वारा शासित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लुशेटा इज अ कैरेक्टर इन हार्डी। लुशेटा नाम का जो कैरेक्टर है हार्डी के किस उपन्यास की पात्रा है? जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज या डी ज्यूड द ऑब्सक्योर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। लुशेटा टेम्पलमैन इज अ की कैरेक्टर इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हु रिप्रेजेंट्स द सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंट्री इन द नोवेल। हर अटेम्प्ट्स टू हाइड हर पास्ट रिलेशनशिप विद माइकल हैंचन लीड टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। लुशेटा टेम्पलमैन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज नाम का ये जो वर्ग इसकी एक पात्रा है जो उपन्यास में कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। माइकल हैंचंद के साथ अपने पिछले रिश्तों को छुपाने के उसके प्रयास दुखद परिणाम की ओर ले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेसेक्स रेफर्स टू। वेसेक्स ये जो शब्द है किसे संदर्भित करता है? जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द होम टाउन ऑफ जॉर्ज एलियट, बी द रीजन वेयर ब्रॉन्ड सिस्टर्स लिव्ड, सी द रीजन इन विच हार्डीज नोवेल आर सेट या डी एन एरिया ऑफ स्कॉटलैंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द रीजन इन विच हार्डीज नोवेल आर सेट। वेसेक्स रेफर्स टू द सेमी फिक्शनल रीजन इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड where all of Hardy's major novel are set. It is centered around his home county of Dorset and includes parts of neighboring counties. वेसेक्स दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के अर्धकाल्पनिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां हार्डी के सभी प्रमुख उपन्यास सेट है ये उनके गृह काउंटी डोरसेट के आसपास केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। द थीम ऑफ द नोवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर इज। ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर नाम का वर्क है इस उपन्यास का विषय क्या है? झारखंड पीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बी सोशल प्रॉब्लम ऑफ चर्च, सी सोशल प्रॉब्लम ऑफ मैरिज इन द विक्टोरियन इंग्लैंड या डी सोशल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिडिल क्लास बाय अपर क्लास। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। द नोवेल इज स्कैथिंग critic of Victorian social structures that prevented working class individuals from obtaining higher education and trapped people in unhappy marriages. It deals with the tragedy of unfulfilled intellectual aims. ये उपन्यास विक्टोरियन सामाजिक संरचनाओं की एक तीखी आलोचना है जो श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने से रोकती थी। यह अधूरे बौद्धिक उद्देश्यों की त्रासदी को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने थॉमस हार्डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।